Hello students, welcome to my channel. Students, today I will teach you momentum and Newton's second law of motion. ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले है मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम एक्चुअल में मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट होता है। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पत्थर है और आपके सामने ग्लास दिया हुआ है। आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप उस पत्थर से ग्लास पे ऐसे धीरे से फेंकिए, ग्लास पे धीरे से फेंकिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ग्लास नहीं टूटेगा। फिर क्या कहा जा रहा है सेकंड केस में, कि आप पत्थर पे लेकर तेजी से ग्लास की तरफ मारिए, तेजी से ग्लास की तरफ फेंकिए, तो सेकंड केस में क्या हुआ, ग्लास टूट जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पत्थर जो आपको मिला है वो तो सेम है, उसका मास दोनों बार सेम रहेगा, लेकिन पहले केस में क्या था, वेलोसिटी कम था तो इम्पैक्ट कम आया, ग्लास नहीं टूटा। सेकंड केस में क्या हुआ, वेलोसिटी ज़्यादा था, इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा और वो ग्लास टूट जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लास के टूटने का जो रिलेशन है वो ना ही मास से है अकेले और ना ही वेलोसिटी से है अकेले। ये मास और वेलोसिटी दोनों को मिलाकर जो इफेक्ट आया है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मास और वेलोसिटी को जो मिलने पर जो इफेक्ट आता है उसे ही बोलते हैं हम मोमेंटम। तो ये मास आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी थोड़ा लंबा है, तो इसको शॉर्टकट में बोलने के लिए नया शब्द बना दिया गया, डैट इज मोमेंटम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वही ग्लास लेते हैं, ठीक है। उस ग्लास को तोड़ने के लिए आपके पास एक ज़्यादा वेट का कोई ऑब्जेक्ट है और एक कम वेट का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ उस ग्लास पे फेंक रहे हैं। अब वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं है, सेम वेलोसिटी, बस एक का वेट ज़्यादा है, इधर वेट ज़्यादा है, इधर वेट कम है। तो आप क्या देखेंगे कि जो कम वेट वाला ऑब्जेक्ट है वो ग्लास को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ज़्यादा वेट वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ग्लास को तोड़ दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मास है वो वर्क कर रहा है। ज़्यादा मास वाला ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, कम मास वाला कम इम्पैक्ट डाल रहा है। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये क्या कह रहा है, आप इसको भी समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक टॉय कार है, ये खिलौने वाली कार है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, रियल कार है, ठीक है। अब आपको टॉय कार को मूव कराना है, तो आप उंगली से ही अपना हल्का सा फोर्स लगाएंगे, वो मूव करने लगेगा। लेकिन जो रियल वाली कार है उसको आप उंगली से मूव करेंगे तो मूव करेगा नहीं करेगा। उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर पुश करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, वो भी काफ़ी देर तक। तो क्या होगा, वो कार मूव करेगा। यानी कि जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़े से ही फोर्स पे ज़्यादा वेलोसिटी ले लेता है, लेकिन जो ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है यानी कि रियल कार, उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी लेगा, वो कम फोर्स में उसके अंदर वेलोसिटी नहीं आएगा। यानी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो जो उसका मोशन होगा वो मास और वेलोसिटी दोनों के द्वारा बताया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हल्का है और ये भारी है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हटाने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हटाने हटाने में, और इस ऑब्जेक्ट को हटाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि इसके मूवमेंट के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और इसके मूवमेंट के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि सेम फोर्स आप दोनों पे लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, उतने ही फोर्स से ये जो ऑब्जेक्ट है ये कम मूव करेगा, लेकिन उतने ही फोर्स में ये ऑब्जेक्ट जो हल्का है ये ज़्यादा मूव कर जाएगा। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, उस पर सेम फोर्स पे ही वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेलोसिटी लेगा, ज़्यादा दूर जाएगा, और जो हेवी वेट ऑब्जेक्ट है, जो भारी ऑब्जेक्ट है, वो उतने ही फोर्स पे कम दूर जाएगा, कम वेलोसिटी गेन करेगा। थर्ड पॉइंट है, फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब थर्ड कंक्लूजन है यहाँ से कि किसी बॉडी को अगर रोकना है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगाना है
वह मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मास और वेलोसिटी कंबाइंड इफेक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। यानी कि फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के। तो देखो, मान लेते हैं कि ये टॉय कार मूव कर रहा था आगे की तरफ और ये रियल कार मूव कर रहा है आगे की तरफ। अगर आपको टॉय कार को स्टॉप करना है तो आप हल्के ही फोर्स से रोक देंगे, अपने हाथ के ही फोर्स से हल्का सा लगाएंगे हाथ और रुक जाएगा। लेकिन आपको रियल कार को स्टॉप करना है तो आपको एक ज़बरदस्त फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही जाके ये रुक पाएगा। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको जो यहाँ पे क्या था, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ, पहले केस में क्या था कि दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, बस मास अलग अलग है। इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। तो इसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सेकेंड केस लेते हैं, इसका दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। और ये दोनों का है, दोनों के दोनों आपके पास टॉय कार है, ये भी टॉय कार है और ये भी टॉय कार है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। अब मास सेम हो गया, दोनों सेम कार है, दोनों का मास सेम हो गया, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा है और ये कम वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो जो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो कम वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके तरफ कोई गेंद फेंक रहा है, ठीक है। एक बार जो गेंद फेंका गया आपकी तरफ, धीमी स्पीड से फेंका गया, तो आपको क्या लगेगा? कम चोट लगेगा। लेकिन वही गेंद तेजी से आपकी तरफ फेंका गया तो आपको ज़्यादा चोट लगेगा। यानी जब धीमे से फेंका गया उसी गेंद को तो उसका इम्पैक्ट कम आया, तो उसने क्या हुआ? आपके ऊपर कम फोर्स डिलीवर किया था, आपको चोट कम लगा। लेकिन वही गेंद जब तेज़ी से फेंका गया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, वो आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स डिलीवर किया, तो आपको क्या हुआ? चोट ज़्यादा लग गया। ऐसे ही एक गेंद और उसी साइज का एक ईंट ले लें, हम पत्थर ले लें, तो क्या होगा? पत्थर का वेट ज़्यादा होता है, गेंद का वेट कम होता है सेम साइज में। उसको सेम वेलोसिटी के साथ आपकी तरफ फेंक रहे हैं हम, सेम वेलोसिटी के साथ, तो गेंद से आपको कम चोट लगेगी और पत्थर से आपको ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर का मास क्या है? ज़्यादा है और गेंद का मास कम है। तो यहाँ से आप पूरे के पूरे जो डिस्कशन हुआ है वहाँ से आप कंक्लूड करेंगे कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मोमेंटम वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि मैंने पहले लाइन में इसका डेफिनेशन बता रखा है कि मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से और मास को डिनोट करते हैं M से, वेलोसिटी को V से। तो P इक्वल टू क्या आ गया? mv। ये आपका रिलेशनशिप आ गया मोमेंटम का। अब देखो, अब यहाँ से आपको मोमेंटम का ये बताना है कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि ये जो मास होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो वेलोसिटी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि ये जो मिला है मोमेंटम, ये वेक्टर होगा। यानी कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा? वेक्टर। यानी कि मोमेंटम क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो देखो, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल क्लियर। अब हम आते हैं अपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो आपने जो अब तक पढ़ा मोमेंटम वो सब ठीक है, अपनी जगह पे है। मोमेंटम के बारे में ये पढ़ा कि ये जो होता है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, वो भी ठीक है। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपका जो कार है वो ख़राब हो गया, आपको उसे धक्का मार के चालू करना है। तो आप उसे क्या करेंगे? ऐसे बस हल्का सा पुश करके आप पीछे आ जाएंगे तो वो कार मूव कर जाएगा? नहीं होगा। आप हल्का सा ऐसे, चाहे तेज़ी से ही, आप खूब ताकत के साथ उसे एक बार ऐसे पुश करें तुरंत पीछे आ जाए तो आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन उतने ही फोर्स के साथ आप कुछ देर तक उसे पुश करते रहेंगे तो वो कार क्या होगा? आपका आगे की तरफ मूव करेगा।
और आपका कार स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि जो मोमेंटम है उस मोमेंटम का इफ़ेक्ट ज़्यादा और बढ़ जाएगा जब हम टाइम को बढ़ा देंगे। टाइम कम रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, टाइम को बढ़ा देंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि जो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना फोर्स लगाया जाएगा। अप्लाइड फोर्स मतलब जितना फोर्स लगाया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए यहाँ पर एक बॉल था, यहाँ पे ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। इसको आपने हिट किया तो ये क्या होगा, रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाएगा, या फिर अगर ये हल्का हल्का मोशन में था तो ये ज़्यादा मोशन में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा इसका मोशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे मोशन कम होगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम था, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसका मास तो वही है, अभी मास m है, यहाँ भी मास m है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, mu यहाँ पे था, अब नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, यानी कि मोमेंटम इसका चेंज हो गया है। यानी कि अब आप इसको जितना जोर से हिट करेंगे ये उतना ही तेज़ी से क्या होगा, आगे की तरफ भगेगा, यानी कि उतना ही तेज़ी से इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो जितना तेज हिट करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं वो उतने वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो वही इसमें लिखा हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी समझ लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो था उस गेंद का चाहे जो ऑब्जेक्ट का क्या है, u है। फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिया, v है, बाद वाली वेलोसिटी। और मास क्या है उसका, m है, मास तो चेंज होगा नहीं, वही रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फार्मूला होता है p1 इक्वल टू mu, तो मोमेंटम हो जाएगा p1 इक्वल टू mu। फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल टू mv, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हो गया mv। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, p2 माइनस p1, p2 की जगह mv, p1 की जगह mu। m दोनों के पास कॉमन है, बाहर निकाल लिया m v माइनस u, आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें बात हुई है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की। तो फिजिक्स में जब भी रेट की बात होगी इसका मतलब है कि उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो देखो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये टाइम क्या होगा, ये वो टाइम होगा जितने देर में उसका मोमेंटम जो है p1 से p2 हो गया। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को हिट किए थे तो इसका मोमेंटम ये p1 से p2 तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लेगा, तो वो टाइम को क्या बोला जाएगा, t, और उसी टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन मोमेंटम को, तो हमारा मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो वही है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सीलरेशन है, t क्या है, वही टाइम पीरियड जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं, तो u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ए टी, टी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, सॉरी t आएगा डिवाइड में। तो a का वैल्यू कितना आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो जो पिछला इक्वेशन हमारा आया था ये यहाँ पे m v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या रख लेंगे हम, इसमें e रख लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m, और v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या रख लेंगे, a, तो m इंटू ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ma। अब आपका न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे, इक्वल रख लेंगे, एफ इक्वल टू एम ए। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड लॉ का, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। अब यहाँ से आप
इस इक्वेशन की हेल्प से आप किसी बॉडी पर लग रहे फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको बॉडी का मास और उसका एक्सेलरेशन पता हो। तो आपको फर्स्ट लॉ में ये बताया गया था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये मालूम चला था कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में आपको क्या मालूम चला, वो जो फोर्स था उसको कैसे निकालेंगे, इसमें फोर्स को निकालने का मेथड मिल गया। फर्स्ट में आपको मालूम चला फोर्स के बारे में, सेकंड में आपको मालूम चला कि जो फोर्स था उसको कैसे निकालेंगे, फोर्स का कैलकुलेशन का मेथड। अब आते हैं हम कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, इसका भी एसआई यूनिट होना चाहिए। तो देखो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, हम न्यूटन भी कहते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। अब ये न्यूटन बाबा को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पर एसआई यूनिट का नाम रख दिया गया, यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और किसी और तरीके से कैसे डिनोट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम देखते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा। तो 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, केजी है तो 1 केजी मास होना चाहिए, इनटू एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी 1 केजी वाले मास पे लगेगा तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डेफिनेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है, 1 न्यूटन एज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी 1 केजी वाले बॉडी पर अगर लगेगा तो उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसी सेकंड लॉ पर, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।